प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत प्राचीन भारत में जाति प्रथा अथवा जाति व्यवस्था। प्राचीन भारत में मूलतः जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। वैदिक युग में जाति प्रथा की स्थिति ऐसा कुछ नहीं दिखता है। एक ही परिवार में 4 वर्णों के लोग रहा करते थे, ऐसी स्पष्ट ता मिलती है। उस समय एक आर्य जाति थी और दूसरी अनार्य जाति। आर्यों के मध्य कार्य विभाजन करने के लिए वर्ण व्यवस्था का नियमन किया गया। यह निर्धारण विशुद्ध रूप से रंग के आधार पर नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो एक ही रंग के थे। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार कार्य क्षमता तथा कुशलता ही था। अनार्य वर्ण व्यवस्था के बाहर थे। इनसे पहले ही दृष्टि में आर्य घृणा करने लगे थे, अतः उन्होंने अनार्यों को अपने से अलगाव देने के लिए उन्हें अलग जाति का कहा। इस प्रकार जाति प्रथा का विकास आर्य तथा अनार्य जाति से प्रारंभ हुआ। आर्यों के चारों वर्ण एक आर्य जाति के थे। भले ही शूद्र अपवित्र माने गए, किंतु आर्यों ने उन्हें अपनी वर्ण व्यवस्था में स्थापित किया। अनेक शूद्रों ने कर्म द्वारा ब्राह्मणत्व भी प्राप्त किया था। बाद में जब जनसंख्या बढ़ी और वर्णों को पहचानना कठिन होने लगा, तो अपनी श्रेष्ठता या अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ण अपने को जाति मान बैठा। यद्यपि कृषि, पशुपालन, व्यापार आर्यों के प्रधान कर्म थे, किंतु उनके विस्तार के साथ साथ अनेक उद्योग धंधों का भी विकास हुआ और इनमें लगे रहने के कारण अनेक वर्गों का भी उदय हुआ। इनमें से कुछ व्यवसाय वाले उच्च थे तथा कुछ निम्न। उच्च व्यवसाय करने वाले वैश्य के अंतर्गत हो गए और दूसरे निम्न श्रेणी के अंतर्गत, जिनको अस्पृश्य माने जाना लगा। वैदिक युग में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 4 श्रेणियों के अतिरिक्त अनेक व्यावसायिक जातियां उत्पन्न हो चुकी थी, जैसे चर्मकार, कापीर, लोहार, तष्टा, बढ़ई, वक्ता, नापित, भिषक आदि। ये पृथक पृथक व्यावसायिक समूह विभिन्न सामाजिक वर्ण के रूप में विकसित हुए, जिन्हें आदिकालीन सामाजिक व्यवस्था में शूद्र के अंतर्गत माना गया। अतः उस समाज में ही विभिन्न प्रकार के व्यवसायी और शिल्पी प्रकाश में आने लगे, जो कालांतर में पृथक इकाई के रूप में आर्थिक जीवन को वृद्धि प्रदान करने लगे। उत्तर वैदिक काल में यह परंपरा और अधिक विकसित हुई। रथकार, सूत, करमार, रज्जुसर्ग, मणिकार, सुराकार, निषाद, स्वनी, स्वान रक्षक आदि अनेक व्यवसाय प्रधान वर्गों का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथों में हुआ है। इस प्रकार पेशे अथवा व्यवसाय क्रमशः पैतृक होते गए, जिससे समाज में अनेक जातियों का जन्म हुआ। तंतुवाय, कुंभकार, तक्षक, बढ़ई जैसे शिल्प प्रधान जातियां बौद्ध युग में भी थीं। कौटिल्य ने पेशे के आधार पर जातियों की संख्या 6 बताई है। पहला, दार्शनिक, व्यापारी, योद्धा, शिकारी, पर्यवेक्षक और परामर्शदाता। लोगों का मनोरंजन करने वाली भ्रमणशील नट, मायाकार, सपेरे, गंधर्व, गाने बजाने वाले, भेरी वादक आदि अव्यवस्थित एवं असंगठित जातियां एक दूसरे स्थान पर जाकर अनेक करतब दिखाते हुए अपना जीवन यापन करने लगी थी। जातियों के प्रकार गुणों के आधार पर उन्नत और विकसित होने वाली जातियों के ये 7 प्रकार माने: जनजाति, व्यावसायिक जातियाँ, संप्रदाय आश्रित जाति, वर्ण संकर जाति, राष्ट्रीय भावना से बनी जाति, प्रादेशिकता से बनी जाति, रीति रिवाज से बनी जाति। इससे पूर्व हम देखेंगे जाति प्रथा की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत निश्चित किए गए, जिसके आधार पर जाति प्रथा का जन्म हुआ। उस उत्पत्ति के सिद्धांत पर पहला है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत।
इस सिद्धांत के मानने वालों का कथन है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित वह मंत्र इसका समर्थक है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति क्रमशः मुख, भुजा, उदर तथा चरण से मानी गई। ब्राह्मणः अस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यकृतः, यह जो मंत्र है, यह जो आता है, इसमें चारों वर्ण की जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, किंतु इसे जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं माना जा सकता। वास्तव में ये चारों वर्ण तो आर्य जाति के अंग थे। एक ही आर्य जाति को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने वाले इस वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत में जाति की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। दूसरा है अलौकिक उत्पत्ति का सिद्धांत। ऐसी मान्यता है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति ब्राह्मणों ने अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए की। जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है जो गंगा और यमुना के मैदान में पला तथा वहां से देश के अन्य भागों में ले जाया गया। ये डॉक्टर धुरिये का मत है। वास्तविकता यह है कि ब्राह्मणों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जाति प्रथा को नहीं वर्ण व्यवस्था को ही बनाया। वे आर्य जाति के सिरमौर बने। अनार्य जाति ने अनार्यों को दस्यु कहा है, अपना दास नहीं। फिर भी इतना अवश्य माना जा सकता है कि वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादकों ने दस्यु अनार्यों को वर्ण व्यवस्था से बाहर रखकर उनको एक पृथक जाति के रूप में मान्यता दी। तीसरा सिद्धांत है आर्थिक सिद्धांत। इसके अनुसार आर्थिक संघों तथा श्रेणियों द्वारा जाति की उत्पत्ति हुई, किंतु इसे भी समुचित एवं युक्ति संगत इसलिए नहीं माना जा सकता कि आर्थिक संघ तो विश्व के अन्य भागों में भी थे, तो फिर भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति क्यों हुई, यह एक प्रश्न खड़ा रहता है। व्यावसायिक सिद्धांत। इस कुछ विचारकों का मानना है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति का कारण व्यवसायिक कार्य हैं। ऊंच नीच का भेदभाव व्यवसाय के ऊपर निर्भर करता है, अतः उच्च व्यवसाय करने वाले लोगों ने अपने को ऊंचा माना तथा दूसरों को नीचा, और इस भेदभाव ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। किंतु यह विचार भी हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं करता, क्योंकि यदि इस सिद्धांत को समुचित मान लिया जाए तो भी यह समस्या बनी रहती है कि तब विभिन्न व्यवसायों को करने वाले वर्ण किस प्रकार आर्य जाति के अंग हो गए। अगला सिद्धांत है प्रजातीय सिद्धांत। रीजले, जो पाश्चात्य विद्वान है, रीजले महोदय के अनुसार जाति की उत्पत्ति प्रजातीय भावना और अनुलोम विवाह प्रथा से हुई है। आर्य जब भारत में आए तब वे अपने को यहाँ के निवासियों से उच्च और श्रेष्ठ मानते थे। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ की लड़कियों से अनुलोम विवाह भी प्रारंभ किए। परिणाम स्वरूप कालांतर में विभिन्न जातियाँ उत्पन्न हो गई जो प्रजातीय और सांस्कृतिक विभिन्नताओं पर आधारित थीं, परंतु इस सिद्धांत की भी आलोचना होती है और इसको हम समग्र रूप से समर्थन नहीं करते। धार्मिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा की उत्पत्ति एक ही देवता की उपासना, समान धर्म में आस्था, एक जैसे धार्मिक कृत्य करने वाले लोगों के पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों द्वारा हुई है। किंतु इसे अंगीकार कर लेने पर जाति और गोत्र के संबंध में भ्रम उत्पन्न होता है, अतः यह भी अपने आप में पूर्ण सिद्धांत नहीं है। आकर्षण शक्ति का सिद्धांत अगला सिद्धांत है। इसे माना सिद्धांत भी कहा जाता है। माना एक प्रकार की आकर्षण शक्ति है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर गहरा प्रभाव डालती है। हट्टन महोदय का विचार है कि आर्यों ने अपने को माना के प्रभाव से बचाने के लिए अनेक प्रतिबंध लगा लिए तथा अपने सदस्यों को भारत के आदिम निवासियों से पृथक कर दिया और यहाँ से जाति प्रथा का प्रारंभ हुआ। जाति प्रथा की उत्पत्ति से संबंधित उपयुक्त सभी सिद्धांतों के वर्णन एवं समालोचना से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति के विषय में किसी एक मत का सर्वसम्मत सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग स जन्मना जायते शूद्र संस्काराद उच्यते। इसका अर्थ है जन्म से सभी शूद्र ही उत्पन्न होते हैं और चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के आधार पर करी है। इसलिए
इस सिद्धांत को जो उपयुक्त सिद्धांत हैं इनको हम पूर्ण रूप से मान्यता नहीं देते हैं। वर्ण के आधार पर ही कर्म समाज में विभाजित थे, जो आगे चलकर जन्म के आधार पर रूढ़ हो गए, और जो जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ कर्म के आधार पर उनका वही जाति के रूप में जन्म के आधार पर वो निश्चित होने लगे। तो जातियों के प्रकार पर आते हैं। गुणों के आधार पर उन्नत और विकसित होने वाली जातियों में ये 7 प्रकार माने गए हैं। पहला जनजाति अपने विशिष्ट गुणों से समाविष्ट ये जनजातियाँ भारत में सदा से रही हैं। हिंदू समाज के संपर्क में आकर ये उसी का अंग बन गई। ये जनजातियाँ या आदिम जातियाँ प्रायः निम्न वर्ण में ग्रहण की गई थीं। इनकी सत्ता आर्यों के आगमन से पूर्व थी, जिनको बाद में शूद्रों की श्रेणी में ले लिया गया, माने एक अंगीकार कर लिया गया इनको हिंदू समाज के अंतर्गत या जाति के अंतर्गत। व्यावसायिक जातियों में वर्ण व्यवस्था का आधार व्यवसाय था। इसके आधार पर रथकार, चर्मकार, करमार, लुहार, मणिकार, सुराकार जैसी अनेक जातियाँ बन गई, व्यावसायिक जातियाँ। तीसरा है संप्रदाय आश्रित जातियाँ। किसी देवता विशेष के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने के कारण भी उसके अनुयायियों की एक जाति बन जाती है। शैव धर्म के लिंगायत संप्रदाय की अनुयायी जाति लिंगराज जाति के रूप में विकसित हुई, जो बम्बई में एक जाति के रूप में है। सामाजिक इतिहास में डॉक्टर जयशंकर मिश्र इस बात का समर्थन करते हैं। वर्ण संकर जाति यह अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न संतान मानी जाती है, जिसे माता पिता में से किसी भी वर्ण या जाति प्राप्त नहीं हो सका। यानी एक जाति से दूसरी जाति में के लोगों के में आपस में विवाह संबंध स्थापित करने के बाद उत्पन्न जो संतानें हैं वो वर्ण संकर कहलाती हैं। धर्मशास्त्रकारों ने इन मिश्रित या संकर जातियों का उल्लेख किया है, जैसे निषाद, मगध, सूत, आभीर, चंडाल आदि। वस्तुतः 4 मूल वर्णों के मध्य तथा प्रत्येक वर्ण में ही किए गए अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप अनेक संकर जातियां बन गई थी। राष्ट्रीय भावना से बनी जाति। ऐसी जाति का मूल आधार राष्ट्रीय हित होता है। मराठा जाति, जिसे मराठा जाति कहते हैं, इसी राष्ट्रीय भावना से बनी थी, जो महान मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संगठित होकर नवीन जाति के रूप में उद्भूत हुई। और मराठा ये विशेष महाराष्ट्र का जो प्रदेश, वहाँ से उन्होंने के अंदर राष्ट्रीय भावना के अपने देश को स्वतंत्र कराना है, इस भावना से जाति संगठित हुई और वह एक राष्ट्रीय जाति के रूप में विकसित हो गई। प्रादेशिकता से बनी जाति। बहुधा मनुष्य आजीविका के लिए एक दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं और वहाँ के अनुरूप अपना आचार विचार व्यवहार और आदत बना लेते हैं। फलस्वरूप दूसरे प्रदेश की प्रथा परंपरा का पालन करने लगते हैं और वहाँ पालन करते हुए वहाँ की स्त्रियों से विवाह करके नई जाति का उदय करते हैं। यानी एक प्रदेश से लेकर दूसरे प्रदेश में जो लोग जाते हैं वहाँ पर जो विवाह संबंध स्थापित होते हैं तो उनकी एक अलग जाति बन जाती है, जिसके आधार पर प्रादेशिकता से बनी जाती है। और एक रीति रिवाजों से बनी जाती, विभिन्न रीति रिवाज तथा आचार विचार से भी जाति बन जाती है, जैसे जाट और राजपूत। तो ये कर्म के आधार पर कि इन्होंने इनके अलग अलग कर्म एक जाति के रूप में ये विकसित होते हैं। जाति और वर्ण में क्या अंतर है ये थोड़ा समझ लें। प्राय लोग जाति और वर्ण का प्रयोग समान अर्थ में करते हैं, परंतु ये उपयुक्त नहीं है। जाति का आधार जन्म और वर्ण का गुण और कर्म है। जैसा मैंने ऊपर कहा है कि चातुर्वर्ण्यमया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से श्री कृष्ण की उक्ति गीता में स्पष्ट रूप से कही गई है। जाति ही या सामाजिक व्यवस्था का वास्तविक इकाई है। वर्णों में अनेक जातियाँ हैं। ये दोनों वर्ण पृथक संस्थाएं भिन्न सामाजिक आदर्शों से आबद्ध हैं। वास्तव में जाति और वर्ण 2 धारणाएं हैं। वर्ण समाज के 4 वर्ग थे जिसमें गतिशीलता थी, अर्थात क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते थे। कर्म का विशेष महत्व था। कर्मों के बदलने पर वर्ण बदल जाया करते थे, परंतु जाति में परिवर्तन संभव नहीं, क्योंकि वह जन्मजात है। माने जाति जन्माधारित है और वर्ण कर्माधारित थी। वर्ण निश्चित रूप से आधुनिक संदर्भ में जाति नहीं है, यह तो जातियों का समूह है। इसमें स्पष्ट है कि वर्ण ही जाति का आधार है।
यही कारण है कि वर्ण जाति न होकर के भारतीय संस्कृति एक आदर्श संरचना थी। जाति जो समाज की गत्यात्मकता का परिणाम थी। वर्ण केवल 4 हैं, जबकि आज के युग में भारत में लगभग 3000 जातियाँ हैं। इस प्रकार वर्ण सामाजिक संरचना का वास्तविक चित्रण नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अछूतों का स्थान प्राप्त नहीं है, जबकि हिंदू समाज की जाति संरचना के वे अंग हैं। वर्ण के अंतर्गत शूद्र का प्रयोग लचीला है, क्योंकि शूद्रों के एक सिरे पर धनी शक्तिशाली संपन्न वर्ग है और दूसरे पर आदिम जातियाँ हैं। वर्ण एक जाति नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त भारत के ब्राह्मण भी अंतर्विवाही नहीं हैं। वर्ण के अनुसार जाति को जिस प्रतिष्ठा क्रम में रखा जाता है, वस्तुतः व्यवहारिक रूप में वह भिन्न पाया जाता है। जाति प्रथा क्रम में परिवर्तन संभव होता आया है, परंतु वर्ण की संरचना में प्रतिष्ठा क्रम सार्वकालिक रूप से स्थिर कर दिया गया है। वर्ण व्यवस्था में प्रतिष्ठा क्रम धार्मिक दृष्टिकोण से रखा गया है। वर्ण व्यवस्था के अनुरूप जाति व्यवस्था की व्याख्या करना गलत है, भ्रामक है। वर्ण व्यवस्था ने संपूर्ण भारत को एक सामाजिक परिभाषा दी है, जिसमें एकता की भावना की वृद्धि में सहायता मिलती है। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को एक नहीं कहा जा सकता, परंतु एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। निस्संदेह वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की संरचना का आदर्श रही है, जबकि जाति व्यवस्था कालांतर में विकसित उसका व्यवहारिक पक्ष है। इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हम इन बिंदुओं से समझें कि जाति जन्म मूलक है। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। जाति व्यवस्था कठोर होती है। जातियों की संख्या लगभग 3000 है। जातियों में उपजातियाँ भी होती हैं। जाति प्रथा अंतर्राष्ट्रीय है। वर्ण गुण एवं कर्म मूलक है। वर्ण का निर्धारण गुण व कर्तव्य के आधार पर होता है। वर्ण व्यवस्था में लचीलापन होता है। वर्ण केवल 4 हैं। वर्ण व्यवस्था में उपवर्ण जैसी कोई चीज़ नहीं है। वर्ण व्यवस्था केवल भारत में सीमित है। इस तरह से वर्ण व्यवस्था और जाति भारत की आत्म संस्कृति की प्रधान विशेषता रही है। एक सुप्रसिद्ध विवेचक के अनुसार यह हिंदू धर्म का सबसे विशिष्ट और इसमें एकता लाने वाला गुण है। इस समय भारतभर में हिंदू सैकड़ों जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। जाति पात के इस भेद विषय में जो भारतीय सामाजिक जीवन की बड़ी विशेषता है, बहुत भ्रम पाया जाता है। इसका संबंध मुख्यतः व्यक्ति के निजी, घरेलू और धार्मिक जीवन से है, सार्वजनिक जीवन से नहीं। इसमें 2 भिन्न भिन्न जातियों के परस्पर रोटी बेटी के संबंध का निषेध है, अर्थात संतति शास्त्र के आधार पर ही 2 भिन्न जातियों के व्यक्ति आपस में विवाह संबंध नहीं कर सकते और न एक थाली में बैठकर भोजन कर सकते हैं अथवा अशुद्ध हाथों से छुआ हुआ भोजन नहीं कर सकते। भोजन व्यक्ति का निजी कर्म है। यह उतना ही पवित्र है जितना ईश्वर को संबोधित करके किया हुआ संध्या कर्म। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि जाति पाति का भेद हिंदू धर्म का एक अंग मात्र है। हिंदू सभ्यता, डॉक्टर मुखर्जी इस मत के समर्थक। गांधी जी की क्या मत है, इस पर देखें। गांधी जी के अनुसार वर्ण व्यवस्था का दर्शन कुछ प्राकृतिक नियम ही है। यह एक सहज ही क्रियाशील और स्वाभाविक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य उचित व्यक्ति को उचित पेशे में लगाए रखना है, क्योंकि सभी व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से समान नहीं होते। वर्ण के नियम का यह अर्थ है कि धार्मिक कर्तव्य के रूप में प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्वजों के वंशानुगत पेशों को अपनाएगा, जहाँ तक कि वह मौलिक नैतिकता के नियम के विरुद्ध नहीं है। वह अपनी आजीविका का उपार्जन उसी पेशे से करेगा। इससे वह संपत्ति भले ही न जोड़ पाए, परंतु अपनी न्यायोचित आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उसके पास जो भी धन शेष रह जाए उसे जन कल्याण के लिए व्यय करेगा। परंतु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। धीरे धीरे वर्ण और जाति समानांतर हो गए हैं। जाति व्यवस्था में जो दोष आए उनका समाज पर विविध प्रभाव पड़ा है। लोगों ने इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इसी से हिंदू समाज में कमजोरी भी आई और हम लंबे समय तक स्वतंत्रता के कालखंड को भी हमने भोगा और आपस में द्वेष, आपसी द्वेष, भिन्नता, कट्टरता, इस तरह से ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीज़ों का प्रसार हुआ। आज़ादी के बाद कुछ ऐसे कानून बने जो जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के विरुद्ध थे। धीरे धीरे जो है ये व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है और प्रत्येक जो सरकारें हैं इसको समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं। लोगों के आपसी समझ भी बढ़ा है।
अब लोग जाति व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान नहीं करते, अंतर्जातीय विवाह का भी प्रचलन हो गया है। तो हमें इस विषय को ध्यान में रखते हुए जाति व्यवस्था पर